शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 4 भाग 3। धीरे व आसान। सभी बुरी आदतें, चलन, कैंसर आदि धीरे धीरे चुपचाप और हानि रहित ढंग से शुरू होते हैं। ये व्यक्तिगत, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्य है। शुरू में इतनी छोटी सी बात को मुद्दा बनाना बहुत बेवकूफ़ी भरा होता है। इससे बुडापेस्ट के कसाई निकिता क्रुश्चेव से बेहतर कोई नहीं जानता था, जिसने लाखों करोड़ों कत्ल किए थे। उसने अमेरिका के संघ सरकार के विधानमंडल के रिकॉर्ड में कम्युनिस्ट स्थिति पर साफ तौर से कहा था, हम अमेरिकियों से पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर कूद पड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते, परंतु हम उनके चुने हुए नेताओं द्वारा अमेरिकियों को समाजवाद की छोटी छोटी खुराकें देने में मदद कर सकते हैं, जब तक कि वे अचानक उठकर न देखें कि उनका यहाँ साम्यवाद आ गया है। क्रुश्चेव ने छोटी खुराकों की बात उन वर्षों में की थी जब सामाजिक व आर्थिक उन्नति नहीं हो रही थी और जब राहत कार्यक्रम अपने पैर जमा रहा था। ये वो समय था जब अमेरिकियों में अपने सेनेटर व कांग्रेसमैन को उनकी योग्यता, एक निष्ठा व देशभक्ति के बजाय देश के उस हिस्से के लिए अधिक सहायता देने के उनके वायदों के आधार पर चुनना शुरू कर दिया था। जब अमेरिकियों ने आदमी के बजाय प्रचार हेतु प्रेस को दिए गए उसके वक्तव्य को देखना शुरू कर दिया था, तो हम शक्ति व सम्मान के बजाय भय और लालच पर बनी एक राष्ट्रीय नीति की नींव का पहला पत्थर रख रहे थे। अविजय की नीति स्थापित करने की बुरी आदत में पहली छोटी खुराकें तब मिली जब ट्रूमैन ने पैटन और उसके टैंकों को बर्लिन के बाहरी भाग पर रोक दिया और ईश्वर द्वारा हमें नास्तिक व दुष्ट दुश्मन पर दी गई जीत को नकार दिया। इसने उस अविजय नीति के लिए, जिसने हमारी राष्ट्रीय सोच को सबसे अधिक प्रभावित किया था, मंच तैयार कर दिया। उसने ये हमारे मित्र और समर्थक, जो स्टालिन के लिए किया गया लाखों को जान से मारने के संदर्भ में माओ से तुंग के बाद दूसरे नंबर पर आता था। बाद में चर्चिल के अर्थपूर्ण तर्कों के बावजूद हमने यूरोप के उस क्षेत्र पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया जिसका बचाव मुश्किल था और उन देशों को कम्युनिज्म के लिए छोड़ दिया। ये चलन चलता रहा जब हमने रूस को पहले से ही हारे हुए जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल करने का निमंत्रण दिया और परिणाम स्वरूप उत्तरी कोरिया को कम्युनिज्म के लिए छोड़ दिया गया। बाद में हमारे विशाल आत्मसमर्पण कार्यक्रम पर भी हमने जॉर्ज मार्शल को सुना, जब उसने हमें आश्वासन दिया कि माओ और उसके साथी हानि रहित भूमि सुधारकों का समूह थे। हमने अपनी सहायता वापस ले ली और अपने लंबे समय तक रहे मित्र व समर्थक चांग काई शेक का कम्युनिस्ट समुदाय के कारण परित्याग कर दिया तथा चीन को कम्युनिज्म के लिए गंवा दिया। अब तक अमेरिका में हर राजनेता और वोटर के सामने ये स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि हम विनाश से टकराव के रास्ते पर थे, परंतु हमें अभी भी कुछ सबक सीखने थे। कम्युनिज्म में हमें एक इच्छुक अध्यापक मिला, कोरिया में जीत हमारी पकड़ में थी, परंतु उदार सोच और हमारी अविजय की नीति ने हमें किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में पहुंचा दिया, जो आज भी विद्यमान है। इसके साथ क्यूबा की बारी आई, जब कुछ खतरनाक गुप्त सूचनाओं के बावजूद हमने फिडेल कैस्ट्रो की उसके क्यूबा को अपने अधिकार में लेने के प्रयासों में मदद की। अभी हाल ही में हमने अपनी इस अविजय नीति की त्रासदी वियतनाम में झेली है। मेरे कुछ विद्वान फौजी लोग कहते हैं कि हम हो ची मिन्ह मार्ग को व हाईपोंग बंदरगाह को शुरू के दिनों में ही बंद करके इस युद्ध को शीघ्रता से जीत सकते थे। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि क्रुश्चेव ने कहा था कि वे हमें दफन करने वाले हैं, और ये भी याद दिला दूं कि कम्युनिस्ट लोगों ने किसी भी पश्चिमी देश से की गई हर एक संधि तोड़ी है, अगर ऐसा करने से उन्हें कुछ लाभ मिलने वाला था। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम द्वारा उत्तरी वियतनाम व वियत कोंग के साथ किए गए पेरिस युद्ध विराम समझौते के बावजूद कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम कम्युनिस्टों के साथ हो गए। कम्युनिस्ट सामान्य रूप से हमारे द्वारा माने जाने वाले नैतिक नियमों से नहीं बंधे हैं। वे अपने आप को लोगों की पार्टी और मुक्तिदाता बताते हैं, परंतु निश्चित रूप से आप देख चुके हैं कि जब वे किसी राष्ट्र को मुक्त कराते हैं तो क्या होता है। क्या आपने शरणार्थियों की बाढ़ को पश्चिम जर्मनी से पूर्वी जर्मन, हांगकांग से रेड चाइना, मियामी से हवाना या पश्चिमी यूरोप से हंगरी व रूस जाते देखा है? अभी हाल ही में क्या आपने उत्तर से किसी शरणार्थी को हनोई में अपने मुक्तिदाताओं से गले मिलने के लिए जाते देखा है? आप किसी शरणार्थी को कभी भी अपने कम्युनिस्ट मुक्तिदाता के पास जाते नहीं देख सकते। इसके दो कारण हैं।
ऐतिहासिक रूप से वे हमेशा अपनी आज़ादी खो देते हैं और उन्हें भोजन चाहिए तथा इस पृथ्वी पर कोई भी कम्युनिस्ट देश अपने आप को नहीं खिला सकता। पुनः सारी प्रवृत्तियां व आदतें व्यक्तिगत व राष्ट्रीय दोनों कमजोर व धीमी गति से शुरू होती हैं और अंत में तेज और मजबूत हो जाती हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये इस चलन को उलटने का समय है, परंतु हमें व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में अपने दृष्टिकोण के लिए अब डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर आप शुरू से होकर हम में से हर कोई अपने आप को नैतिक रूप से स्वस्थ व मजबूत कर ले तो हमें किसी भी बाहरी या अंदरूनी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि देरी हो गई है, परंतु इतनी भी अधिक देरी नहीं हुई कि इस चलन को उल्टा ना जा सके। इस पुस्तक को समाप्त करते समय मुझे इस समस्या के समाधान के बारे में और भी कुछ कहना है। बुरी आदतें धीरे धीरे और आसानी से आती हैं। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आपकी हर बुरी आदत धीरे धीरे और आसानी से आई है। चरस वाली समरूपता शराब पीने पर भी लगभग बराबर रूप से लागू होती है। अभी भी ऐसे माता पिता हैं जो मादक द्रव्यों को बुरा बताते हैं लेकिन अपने शराब पीने का बचाव करते हैं। बहुत से कहेंगे पता नहीं कैसे, कहां और क्यों हमारे लड़के या लड़की को ऐसी आदत लग गई। जब उनके पास सब कुछ है तो वे कैसे मादक द्रव्यों की ओर मुड़ गए? बच्चे भी आप माता पिता लोगों से ही वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आखिरकार अल्कोहल एक मादक द्रव्य ही है। कुछ माँ बाप अपने ही द्वारा परिभाषित भल मनसाहत की झुंझलाहट में कहते हैं, वे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं एक बात आग्रह पूर्वक बता दूं, बहुत से माता पिता दिन की शुरुआत जोश की गोली लेकर करते हैं। बाद में अपनी नसों को शांत करने के लिए वे तनाव दूर करने वाली दवा लेते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए वे आहार गोली लेते हैं। रात के भोजन से पहले वे कॉकटेल रखते हैं और वे अपने दिन की समाप्ति सोने से पहले पी जाने वाली मदिरा से करते हैं। दिन के दौरान वे 1 या 2 पैकेट सिगरेट पीते हैं और अच्छी मात्रा में एस्पिरिन का सेवन करते हैं। फिर माता पिता रोषपूर्वक कहते हैं कि बच्चे मादक द्रव्यों की आदत कहाँ से लगा लेते हैं। बहुत वर्षों पहले दक्षिणी कैरोलिना में कोलंबिया से चार्ल्सटोन के लिए अपनी माँ के साथ ड्राइव करते हुए मैंने मिसिसिपी में अपने गृह नगर याजू सिटी के अपने एक किसान सहपाठी के बारे में पूछा। मेरी माँ ने अपनी आवाज़ धीमी की और वो फुसफुसाई, उसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? वो सबसे बुरे किस्म का शराबी हो गया है। मैंने थोड़े मजाक के लहजे में पूछा, माँ सबसे बुरे किस्म का शराबी क्या होता है? उसने मुझे समझाया कि मेरा सहपाठी एक बोतल खरीद कर लाता था और घर में शांति से शराब पीता था। मेरी माँ ने इस बात पर जोर दिया कि उस व्यक्ति ने अपने परिवार को कभी भी किसी चीज़ के लिए वंचित नहीं किया, कभी भी गालियाँ नहीं दी और कभी नशे में धुत नहीं हुआ। उसने बताया कि उस व्यक्ति के शराब पीने से कभी उसके कार्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। वो समुदाय का सम्मानित सदस्य था और हाल ही में उसे एक राजनीतिक पद के लिए चुना गया था। कुछ विस्मित होकर मैंने परिहास से पूछा, माँ क्या वाकई सबसे बुरे किस्म का शराबी था? उसने दृढ़ लहजे में हामी भरी और उसका तर्क सरल था। उसने शराब पीने की एक अच्छी मिसाल कायम की और उसके बच्चों को अपने पिता की इस बात में कुछ बुरा नहीं दिखा कि वो उनका पालन पोषण करने के लिए इतनी मेहनत करता था और सुस्ताने व तनाव मुक्ति के लिए एक पैक शराब पी लेता था। उन्होंने शराब पीने की पहचान एक दयालु, सुहृदय व समर्पित पति व पिता के रूप में कर ली। जैसे कि माँ ने बताया, शराबी से कोई होड़ नहीं करना चाहता। अगर इस आदमी की अपने परिवार को गालियां देने की प्रवृत्ति होती और वो उनके जीवन की आवश्यकताओं के लिए इनकार करता तो बच्चों को शराब पीने के प्रति अरुचि पैदा होती। अगर वो घटिया स्थानों पर जाकर शराब पीता या ऐसा पियक्कड़ होता जो गटर में गिरता फिरता, कोई भी उस जैसा न बनना चाहता। यही कारण है कि शराब उद्योग पवित्रता पूर्वक आपसे मर्यादित मात्रा में शराब पीने का आग्रह करता है। जो मेरी माँ कह रही है कि उस बात की पुष्टि स्वरूप मैं उदाहरण हूँ। सारे संसार में किसी भी देश की तुलना में फ्रांस में प्रति व्यक्ति शराब की खपत सबसे अधिक है। उनके यहाँ शराब पीने से होने वाले रोगों की दर भी दुनिया में सबसे अधिक है। आप इसे संयोग भी कह सकते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पर प्रति व्यक्ति शराब की खपत चिली में है और दुनिया में शराब पीने से संबंधित रोग दर दूसरे नंबर पर भी चिली में है। एक और संयोग के बारे में यहाँ बताने की जरूरत है। अभी इसके बारे में निश्चित आंकड़े नहीं है, परंतु किशोरों में अल्कोहल से होने वाले रोगों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से उसी समय से हुई है जब से टीवी पर मीठी मदिराओं के विज्ञापनों में बढ़ोतरी हुई है। इससे बढ़कर दुखद बात यह है कि विज्ञापनों व इनके साथ ही बियर के विज्ञापनों के लिए बड़ी खेलकूद प्रतियोगिताओं को चुना जाता है, जिनके दर्शक अधिकांशतः नवयुवक होते हैं। ये पाखंड अविश्वसनीय है। खेलकूद जो जीवन व स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं, अल्कोहल द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, जो जीवन व स्वास्थ्य को नष्ट करता है।
शराब पीने की आदत मदिरा यानी वाइन में अल्कोहल की थोड़ी मात्रा की खपत से शुरू होती है। कुछ समय बाद शरीर और अधिक अल्कोहल के लिए इच्छा व सहन शक्ति बढ़ा देता है तथा परिणाम विनाशकारी हो जाते हैं। जब मैं माँ बाप को अपने छोटे बच्चे को अपनी बियर से एक घूंट भरने के लिए देते हुए देखता हूँ तो मुझे बस आश्चर्य होता है कि क्या मैं एक और शराबी बनते हुए देख रहा हूँ। यही क्या बुरा है कि कोई व्यक्ति खुद ठोकर खाकर शराब के जंगल में गिर जाए। माँ बाप के द्वारा नवयुवाओं को उस जंगल की ओर ले जाना हमारे समय के सबसे घृणित व मूर्खतापूर्ण कार्यों में से एक है। जाहिर है कि ये एक अज्ञानतावश बहकावे में किया गया कार्य है, परंतु जब तक हम इस सच्चाई को काफी लोगों तक नहीं पहुंचाते, अल्कोहल संबंधी विकार बढ़ते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि हम अल्कोहल संबंधी विकारों के बारे में सीखना जारी रखें और शराब के आदी व्यक्तियों को रचनात्मक जीवन में पुनर्स्थापित करने के लिए हर विश्वसनीय कदम उठाएं। ये कदम तथापि इसकी रोकथाम की शिक्षा के बिना उतनी ही समझदारी भरा है जैसे कि किसी को 103 डिग्री बुखार बताने वाले थर्मामीटर के ऊपर बर्फ का टुकड़ा रखकर गलती से ये सोच लेना कि आप बुखार का इलाज कर रहे हैं। एक सभ्य राष्ट्र के रूप में हम निश्चित रूप से फ्रांस और चिली के दुखद अनुभव से और साथ ही साथ अल्कोहल लेने के आदि अनुमानतः 90 लाख अमेरिकियों से सीख ले सकते हैं। कुछ विद्वान इस संख्या को 2.5 करोड़ के आसपास बताते हैं। इस समय अमेरिका में शराब पहले नंबर की नशीली दवाओं संबंधी समस्या है और ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है, खास तौर से नवयुवकों में। न्यूयॉर्क शहर में उदाहरण के लिए हाल ही के सर्वेक्षण से पता चला है कि विद्यार्थियों में 12% को शराब पीने से उत्पन्न हुई समस्या है और अमेरिका में हाई स्कूल के विद्यार्थियों में से 60% हर महीने कम से कम एक बार शराब पीते हैं। उसी सर्वेक्षण में सिफारिश की गई है कि इसकी रोकथाम का काम प्राथमिक पाठशाला स्तरों पर शुरू करना चाहिए। वे आंशिक रूप से ठीक कह रहे हैं। ये प्राथमिक स्तरों में पुनर्भावी करना चाहिए। इसे माँ बाप द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करके और जब बच्चा माँ की गोद में हो तभी से इस बारे में उसे सिखा देना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कुछ ऐसे माता पिता हैं जो गर्व से कहते हैं कि उनके बच्चे गैर कानूनी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते, वे केवल शराब का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि वे शेखे भी बघाड़ते हैं कि वे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि ठीक प्रकार से कैसे शराब का सेवन किया जाए। क्या ये संभव है? विद्वान लोग अब जानते हैं कि लगभग 16 में से एक व्यक्ति जो बस किसी सामाजिक उत्सव में शराब का सेवन करता है, शराब का आदी हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को दोहराऊं कि कोई भी शराब पीने का आदी व्यक्ति अन्य नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों की तरह ही कभी इसका आदी बनने के लिए शुरुआत नहीं करता, परंतु सभी बुरी आदतें धीरे धीरे और धीमी गति से शुरू होती हैं और इससे पहले कि आप ये जान पाएं कि आपने आदत पकड़ ली है, आप आदत की पकड़ में आ जाते हैं। अमेरिका के सर्जन जनरल चाहते हैं कि सिगरेट के निर्माता सिगरेट के पैकेट पर एक हल्की चेतावनी दें और ये ठीक भी है, उन्हें देनी चाहिए। रहस्य ये है कि उन्होंने अल्कोहल रखने वाली हर बोतल पर और कड़ी चेतावनी की मांग क्यों नहीं की। धूम्रपान के खतरों की शराब पीने के खतरों से तुलना करना वैसा ही है जैसे एयरगन की मारक शक्ति की 50 कैलिबर की मशीन गन से तुलना करना। अल्कोहल हमारा सबसे बड़ा हत्यारा है। इस बारे में अगर आपके दिमाग में कोई शंका है तो मैं आपको बता दूं कि टाइम पत्रिका के अनुसार वियतनाम में 20 साल तक हमारे शामिल रहने की लागत लगभग 141 बिलियन डॉलर्स आई थी और 56,000 लोग मरे थे। उन्हीं 20 सालों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों ने लगभग 5 लाख लोगों को असमय मृत्यु तक पहुंचाया और हमें लगभग $500 ट्रिलियन का मूल्य चुकाना पड़ा। अगर वे लोग जिन्होंने हमारे वियतनाम में शामिल होने के विरुद्ध इतने हिंसक रूप से प्रदर्शन किए थे, उसका आधा भी हमारे शराब उद्योग में शामिल होने के विरुद्ध और इसके कारण बेतहाशा बढ़ती हुई मानव विपदाओं के विरुद्ध प्रदर्शित करें, तो वे अमेरिका के लिए वास्तविक सेवा करेंगे। इस पृथ्वी पर जन सामान्य की राय अभी भी सबसे बड़ा कानून है। एक सवाल, आप इस पुस्तक को नीचे रखकर अपना कलम क्यों नहीं उठाते और अपने सेनेटर और कांग्रेसमैन को एक पत्र ये सुझाव देते हुए कि वो एक राष्ट्रीय नायक बन सकता है और शायद अगले चुनाव में आपका वोट पा सकता है। यदि वो सही प्रकार से यही पता लगाने के लिए अधिनियम कानून लगाए कि अल्कोहल क्या करता है। हमारे कानून के मुताबिक ये बताना जरूरी है कि बोतल में क्या है, परंतु जनता को ये बताना अधिक सार्थक है कि बोतल में भरा पदार्थ करता क्या है। परंतु वे इतने छोटे थे। पथरीले पहाड़ों के पश्चिमी ढलान पर एक विशालकाय वृक्ष पड़ा सड़ रहा है। जब गैलीली के समुद्र के किनारे पर ईसा मसीह पैदल चले थे तो ये एक बढ़ता हुआ पौधा था
जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो ये पूरा बड़ा हो गया था और अमेरिकी गृह युद्ध में ये अपनी अत्यधिक ऊंचाइयों से झुकने लगा था। ये विनाशकारी अग्नियों, बाढ़ों, तूफानों और सूखों के दौरान भी खड़ा रहा। ऐसा लगता है कि ये और कई शताब्दियों तक जीवित रहेगा। फिर कुछ वर्ष पहले एक छोटे से कीड़े ने उसकी छाल में बिल बनाना शुरू कर दिया और दूसरे कीड़े पैदा करने के लिए उसने अंडे दे दिए। शुरू में थोड़े कीड़े दिखाई दिए थे, परंतु वे थोड़े से सैकड़ों में तब्दील हो गए, फिर हजारों और फिर लाखों में। पहले उन्होंने छाल पर हमला किया, फिर वे तने पर गहरे और गहरे तक काम करते चले गए और अंततः वे उस आकर्षक विशालकाय जंगल के पेड़ का दिल और ताकत खाने लगे। फिर एक दिन शताब्दियों तक झंझावातों से लोहा लेने के बाद बारिश आई, हवाएं चली, बिजली चमकी और वह अत्यंत विशाल पेड़ गिर गया। ये उन छोटे से कीड़ों के द्वारा कमजोर कर दिए जाने के कारण गिरा। बुरी आदतें लोगों के साथ वैसा ही करती हैं, वे धीरे धीरे बढ़ती हैं जब तक कि वो दिन नहीं आ जाता कि आदमी पेड़ की तरह गिर जाता है। गॉन विद द विंड पहली पारिवारिक फिल्म थी जिसमें एक अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया था, और क्या कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया हुई? मुख्य रूप से दक्षिणी बैप्टिस्ट परिवेश में 7वें नंबर पर होने के कारण मैं समुदाय की प्रतिक्रिया कभी नहीं भूल पाऊंगा। वे हक्के बक्के रह गए थे और भयभीत थे। उदारवादी लोग ललचा कर खा रहे थे और उनका कहना था कि इस पर चिंता करना बेतुका है, एक शब्द से क्या नुकसान हो सकता है। अगले साल पारिवारिक थिएटर की स्वीकार योग्य सूची में एक और शब्द जुड़ गया और इस तरह से हम नीचे की ओर उतरते गए। 10 साल से कुछ अधिक हुए जब जैक पर की निर्दयतापूर्वक निंदा की गई थी क्योंकि उसने अपने कार्यक्रम में एक पानी के भंडार का जिक्र किया था। फिर जैसा कि एक टीवी लेखक ने बताया था, हमने बड़ा होना शुरू कर दिया है। हार्डकोर पोर्नोग्राफी यानी अश्लील साहित्य वयस्क पुस्तक स्टोर्स से पारिवारिक औषधि स्टोर्स पत्रिकाओं के स्टैंड की ओर खिसकना शुरू हो गई। टीवी पर दूसरे कार्यक्रमों व परिचर्चाओं में अधिक से अधिक नीली सामग्री का प्रयोग होने लगा, जब तक कि इसने देखने वालों के लिए कुछ भी चलता है का रूप नहीं ले लिया। आज आप पारिवारिक थिएटर में लास्ट टैंगो इन पेरिस व डीप थ्रोट जैसी फिल्में देख सकते हैं। आप टॉक शो लगाकर मुक्त प्यार, आजमाइशी शादी, समलैंगिकता आदि विषयों पर खुलेआम इनके समर्थन के विचार सुन सकते हैं। ये सब बांध में एक बहुत छोटी सी दरार से शुरू हुआ। व्यक्तियों के नैतिक आचरण में गिरावट थोड़ी सी छूट से शुरू होती है। पहले एक फिर दूसरा। स्वच्छंद यौन क्रिया तब शुरू होती है जब कोई लड़का या लड़की अपने अमूल्य कौमार्य पर कब्जा छोड़ देते हैं, और जैसे ही उस क्षण का उलझाव वाला आवेश वास्तविक प्यार पर अनाधिकृत कब्जा जमा लेता है तो नैतिकता हवा हो जाती है। दुखद बात यह है कि एक बार यदि बैरियर को नीचे गिरा दिया जाए तो इसे दोबारा और उसके बाद भी नीचा करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, बुरी आदतें धीरे धीरे और आसानी से शुरू होती हैं, और इससे पहले कि आप ये जान पाएं कि आपने आदत पकड़ ली, आप आदत की पकड़ में आ जाते हैं तथा परिणाम विनाशकारी हो जाते हैं। तथापि एक बात हम जानते हैं कि बुरी आदतें बुरी सीख के परिणाम हैं, और अगर कोई चीज़ सीखी जा सकती है तो भुलाई भी जा सकती है। अब जबकि हमने कुछ बुरी आदतों की पहचान कर ली है, तो आइए हम अगले अध्याय की ओर चलें और सीखें कि उन बुरी आदतों को कैसे दूर करें या भुलाएं और अच्छी आदतें कैसे हासिल करें। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 5 का अध्याय 4 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए अध्याय 5 लेकर आऊंगी।